और उन्हीं कूचों में, उन्हीं गलियों में जहाँ वो सर उठाकर चलते थे, वापस जब आए तो कुछ बचा नहीं उनके पास, तो हिम्मत ही नहीं हुई उनकी वापस लौटने की। कुछ जो लौटे उन्होंने जो है अपनी हवेलियाँ बेच दी, और बेचने के बाद जो है दिल्ली के छोटे छोटे कोनों में जो है उन्होंने छोटे छोटे मकान जो है वो लिए रहने के लिए। दिल्ली वाले जो है, मैं वो बता रहा था ना, दिल्ली वालों को ना आदत नहीं रही कभी लड़ाई झगड़ों में पड़ने की। यहाँ जो है तहजीब की लड़ाई होती थी, यहाँ शायरी के ऊपर होती थी, यहाँ हाजिर जवाबी हुआ करती थी। मतलब ये ले लें कि ऐसे ताने कसे जाते थे कि एक बार ज़ौक जो है वो मिर्ज़ा गालिब के गली से गुजरे थे, तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो बैठे हुए थे अपने शागिर्दों के साथ। तो मिर्ज़ा गालिब से उन्होंने कहा कि देखो उस्ताद आ रहे हैं, और उस्ताद मतलब बहादुर शाह जफर के उस्ताद। तो मिर्ज़ा गालिब ने जो है वो पालकी में जा रहे थे, तो कहा कि बना है शाह का मुसाहिब, मुसाहिब होता है मुंह लगा हुआ, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। अब 2-3 बार उन्होंने ये वाली बात कही, और ये कहा जाता है कि आप ये देखें कि लोग कितने शरीफ थे उस जमाने में कि ज़ौक चाहते तो रुक कर जवाब दे देते, और पर वो रुके नहीं। उन्होंने उस शेर को सुना, और सुनकर जो है वो उन्होंने जब लाल किले में जो मुशायरे होते थे उनमें उन्होंने जो है मिर्ज़ा गालिब को बुलवा लिया, और ये बात उन्होंने जो है जफर के कानों में डाल दी कि ये वाला मुझे मतलब ताना दिया गया। तो बहादुर शाह जफर ने उनसे पूछा था कि भाई, पूरी महफिल में उन्होंने किसी एक को पॉइंट आउट नहीं की कि भाई ये वाला शेर जो है ये कहा गया, और उस्ताद की शान में जो है फिक्रे कसना वो शरीफों का काम नहीं। तो मिर्ज़ा नौशाद जो है वो कहते हैं कि भाई ये मेरे जो नज़्म है उसका एक बंद है, एक मिसरा। तो फिर उनसे पूरी गज़ल के बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब जो है वो फिर इसको पूरा करते हैं कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वो इसे अपने ऊपर ले लेते हैं। ये बात वहाँ सब जानते हैं कि किसी के लिए कहा गया, पर मिर्ज़ा गालिब की जब इस शेर को सुनते हैं तो फिर कोई कुछ कहता नहीं। ये तहजीबी एक लड़ाई होती है। जैसे सहरा लिखा जाता है, सहरा समझते हैं, जब दूल्हे को सहरा बांधा जाता है तो सहरा पढ़ा जाता है। तो ज़ौक साहब ने एक सहरा लिखा, तो जीनत महल जो थी उन्होंने जो है गालिब से सहरा लिखवाया एक और। तो सहरे पर जंग हुई कि किसका सहरा ज्यादा बेहतर है। मतलब यहाँ फूल तोड़ना भी गुनाह समझा जाता है। दिल्ली वाले जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े नाजुक मिजाज होते थे, पर ऐसे होते थे कि अगर मैं जैसे अभी बैठा हुआ हूं ना, और हम लोग जो है वो घंटों बैठ के बातें करते थे नीचे बैठ के,
तो अगर मैंने आपकी तरफ ऐसे पैर कर दिया तो ये बदतमीजी है, ये तहजीब के खिलाफ है। ये मतलब मेरा जो ये निचला ये तला जो है पैर का, ये सामने वाले मेहमान को नजर नहीं आना चाहिए। और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती थी। मतलब जो बाजार हुस्न है आपका, चावड़ी बाजार, वहाँ तवाइफों के पास, अच्छा बॉलीवुड ने जो तवाइफों वाला कल्चर है उसको बड़ा बर्बाद किया है। इन्हें पहले अदाकारा भी बोला जाता था। इनकी बड़ी बहुत रसूख वाली होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा इनका रसूख होता था कि जब ये भारी भारी पिशवाज पहन कर ये आती थी, अपने दौलत खाने से निकलती थी, किसी महाराज और किसी नवाब और के यहाँ जाकर जब इनको जो है वो रक्स करना होता था या गाना गाना होता था, तो इनके डोले के आगे और पीछे जो है लठैत चलते थे और घुड़सवार होते थे। और लठैत जो होते थे उनके ऊपर घुंघरू लगे होते थे लाठियों के ऊपर, और तब वो बजाते थे ऐसे, तो आगे सामने जो है उनको आवाज जाती थी तो लोग रास्ता देते रहते थे। इन्हीं तवाइफों के जो ये कोठे हैं, ये जो डेरे वालियां हैं, ये तहजीब का मरकज होती थी। मतलब यहाँ जो शरीफ लोग होते थे दिल्ली के, वो अपने बच्चों को तहजीब सीखने के लिए भेजते थे। तो ये बताती थी कि किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से जो है आपको पान खाना है, किस तरीके से आपको आदाब करना है। इस तरह की तहजीब जो है वो सिखाई जाती थी। और दिल्ली वाले खुश थे मतलब अपनी इस तहजीब में। मतलब ये कि शहर आबाद और रियाया जो है मतलब एकदम दिलशाद, और जो अमीर है वो अपने माल में खुश थे, और गरीब जो है वो अपनी खाल में खुश थे। मतलब कोई भूखा नहीं सोता था। लंगर चला करते थे दिल्ली में। खुद जो लाल किले में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से भी जो है लंगर खाने जो है वो चला करते थे। तो दिल्ली में सब खुश थे, मतलब गरीब भी खुश हैं, अमीर तो हैं ही खुश। तो उन्हें ये जो आफत है वो पसंद नहीं आई थी जो ये आई है मेरठ की तरफ से। हाँ, सारे दिल्ली वालों को नहीं कह सकता मैं कि सारे के सारे जो है वो नाखुश थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देख रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि जो अंग्रेज थे वो किसी को परेशान नहीं करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान में सभी को परेशान करके रखा हुआ था। धीरे धीरे करके जितने भी शाही दरबार हैं उन सब का खात्मा जो है वो ये कर रहे थे। और जो पलासी की जो जंग हुई है उसके बाद जो है भविष्यवाणी हुई थी कि अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ 100 साल चलेगी, और 1857 में 100 साल पूरे हो रहे थे। तो सबको ये लग रहा था कि दिल्ली ने और हिंदुस्तान ने जो मुगलों का एक सुनहरा दौर देखा है वो वापस लौट आए। और कहीं ना कहीं जो बहादुर शाह जफर हैं उनको भी ऐसा लगता था कि हो सकता है कि वो दौर लौट आए। तो ये जो शहर है शाहजहानाबाद, जो बड़े जलसों के साथ जो है ये बना था, ये एक बड़े धमाके के साथ जो है ये खामोश हो गया पूरी तरीके। खैर, एनी अदर क्वेश्चंस? काफी सवाल है वायलेंस का। तो वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो 1857 के पहले जो आप तहजीब बता रहा है उसकी कोई रिमेन्स आज की डेट में देखे जा सकते हैं, मतलब कल्चर में, मतलब डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में देखो, मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। पर एक चीज़ है जो आपको नज़र आएगी, वो ये कि पुरानी दिल्ली में लोग पहले भी नहीं सोते थे और आज भी नहीं सोते। आप वहाँ 3 बजे भी चले जाओ ना तो लड़के बाहर स्कूटर पे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे हैं? बस बातें करते। तो ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की। बाकी खाना वगैरह जो आप ये तसव्वुर करते हैं ना कि ये मुगलई, तो खैर कोई लफ्ज़ नहीं है, मुगलिया खाना है। तो मुगलिया खाना कोई नहीं, और ख़ास तौर पर ये वाला, ये तो बिल्कुल भी नहीं। वो खाना जो है, जैसे अब ये लाल मिर्च भी जो है ये मराठों के साथ दिल्ली आई थी। पहले तो काली मिर्च का इस्तेमाल होता था, और अभी वाला जो
जितना भी कल्चर है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बचा हो, चाहे पहनने वहनने का रिवाज हो या शादी ब्याह में जो हल्दी की रस्म हो गई, मांझे पर बिठाना एंड ऑल, ये सब अभी है थोड़ा बहुत, पर पुराना कुछ भी नहीं बचा। सर आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, ये सितंबर 1857 के बाद जो वायलेंस थी ब्रिटिश की, टारगेटेड वायलेंस, वो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सुना है, उसके बारे में हम स्टोरी पढ़ते हैं कि बहुत वायलेंस थी। और जी 1800, अच्छा पता है अंग्रेजों ने ना बड़ा गुस्सा निकाला है। अच्छा वैसे मुझे कंपनी बहादुर कहना चाहिए जो सही लफ्ज है, पर थे तो वो सारे अंग्रेज। इन्होंने ना एक बड़ा गुस्सा ये निकाला कि जो 49 यूरोपियन जो दिल्ली में थे, अच्छा बागी सिपाहियों ने भी कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया था। उन 49 जो यूरोपियन थे उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसमें औरतें भी शामिल थी। तो उनको चाहिए ये था कि अगर मतलब लड़ना है तो आप सिपाहियों को कत्ल करें। उन्होंने उन सबको, औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा, वो सबको मार डाल रहे। इस बात का जो बदला है वो अंग्रेजों ने लिया, और मतलब ऐसे लिया कि जब सूलियां गाड़ी गईं दिल्ली में, तो जो सूली पर चढ़ाने वाले लोग थे उनको इशारा किया जाता था कि तमाशा थोड़ा और, मतलब एक बार में गर्दन ना टूटे, उसको लटकने दो ताकि लोगों को और पता चले। और ये लगा लें कि 3000 से ज्यादा लोग जो हैं, ये मैं बहुत छोटा नंबर बता रहा हूँ जो रिकॉर्डेड है, उससे ज्यादा लोगों को सिर्फ सूली पर चढ़ा दिया गया। आप देखकर सिर्फ गोली मार देते, मतलब इतना ज्यादा खून खराबा और इतना कत्लेआम हुआ है कि दिल्ली कोई लौटना ही नहीं चाहता था। और ये जो शहजादे और शहजादियां हैं, अच्छा इसमें ये जो दो कैटेगरी है, एक तो है कि बहादुर शाह जफर के खानदान से थी, और एक है जो पुराने बादशाहों के खानदान से, जिन्हें सलातीन कहा जाता था। ये लोग भी जो है वो लाल किले में रह रहे थे। इन लोगों को पकड़ पकड़ के, मतलब अगर ये हैदराबाद तक भी चले गए या अगर ये राजपुताना भी चले गए, तो इनकी शिनाख्त कर करके इनको पकड़ पकड़ कर जो है इनको कत्ल किया जाता था, ताकि आने वाली जो नस्ल रहे उन पर ये रहे कि अब आपको बगावत नहीं करनी। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर की बहुत सारी चीजों को नीलाम कर दिया गया, जिनमें बहादुर शाह जफर का एक हाथी भी है जिसे मौला बख्श कहा जाता है। मौला बख्श हाथी जो है वो इतना समझदार हाथी था कि जब बहादुर शाह जफर उसके होदे पर बैठते थे और हुक्का पीते थे, तो मौला बख्श की गर्दन पर जो है वो हुक्का रखा रहता था, और वो इतनी नजाकत से चलता था कि हुक्के की कटोरियों में रखे हुए जो कोयले हैं वो आपस में जो है वो लड़ते भी नहीं, मतलब उसमें से जो है वो पतंगा नहीं निकलता। यही मौला बख्श जो है 1857 के बाद जब इसके सामने एक टोकरी लाई गई जिसमें कचौड़ियाँ और लड्डू रखे हुए थे, तो इसने उसमें लात मार दी। तो साइमन साहब जो थे उन्होंने कहा कि जो हाथी है वो बागी हो गया, और हाथी को भी जो है वो नीलाम कर दिया गया। और जा रहे हैं, क्या कह रहा है ये पूछना चाहता तो ये हाथी जो है इसको एक बक्काल ने, मतलब जो अनाज वगैरह का जो काम करते हैं, मसाले वगैरह जो बेचते हैं, उसने जो है इस हाथी को खरीद लिया था। और ये कहा जाता है कि जो इसका महावत है, उसने जैसे ही इसके कान में कहा कि मौला बख्श अब जो है तुम्हें एक बक्काल को अपने ऊपर बैठाकर चलना पड़ेगा, तो मौला बख्श जो है वो गिर गए और फिर उसके बाद वो उठे ही नहीं। और बहादुर शाह जफर का अस्प, जिसे आप घोड़ा कहते हैं, हम सफर भी जो है वो बचा नहीं, मौला बख्श के बाद जो है उसका भी इंतकाल हो गया। बहादुर शाह जफर जो है, अच्छा एक चीज और, ये बड़ा रहस्यमयी है जो ये 1857 वाला जो जमाना है ना, हो सकता है, मैंने एक बार ऐसे, जब मैं बहुत सारे सोर्सेज पढ़ रहा था तो मैंने ऐसे ही सोचा, हो सकता है कि बहादुर शाह जफर को कभी रंगून भेजा ही ना गया,
मतलब सिर्फ एक ड्रामा खेला हो कि उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं, बहादुर शाह जफर बेशक बादशाह नहीं थे अब हिंदुस्तान के, पर दिल्ली के लोग जो है बहादुर शाह जफर से बेहद मोहब्बत करते थे। मतलब वो इतनी उनके अंदर कुव्वत थी, ताकत थी कि वो बगावत जो है वो कर सकते थे। मतलब इतना कहा जाता है कि अगर बहादुर शाह जफर जो हैं वो लाल किले से निकलकर, वो कहते हैं ना कि मतलब एक तो वो बूढ़े हो गए थे, दूसरा जो है वो बहकावे में आ गए थे। तो अगर बहादुर शाह जफर जो है वो अपने घोड़े पर बैठकर सिर्फ बाहर निकल आते और जो उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से, जगहों से जो बागी सिपाही शाहजहानाबाद में इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए, सिर्फ वहां आके उनके बीच में खड़े हो जाते। तो ये कहा जाता है कि इस जंग का जो रुख है वो कुछ और होता। वो सिर्फ अपनी तलवार निकाल देते तो सारे के सारे सिपाही जो है वो एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते। जो एक कंफ्यूजन का माहौल चल रहा था शायद वो खत्म हो जाता। ये भी एक ऑथर है जो जिनका मैंने व्यू एक किताब में जो है वो पढ़ा था, और कहीं ना कहीं मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि बहादुर शाह जफर कभी निकले नहीं किले से बाहर अपनी फौज को देखने के लिए। उन्होंने अपने बच्चों को और बख्त खान के ऊपर जो है उन्होंने ज्यादा भरोसा कर लिया। खैर जो भी है, जब मैं इस मंजर को याद करता हूँ जब बहादुर शाह जफर निकले थे, शायद 15 या 16 सितंबर को निकले थे, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस लाल किले से निकल रहे हैं और वो कभी लौट कर वापस अपने घर को नहीं आए। अगर यहाँ का जिक्र किया जाए तो ऐसा नहीं था कि यहाँ के हालात बड़े अच्छे थे। जो अंग्रेज हैं बेशक वो बड़े मतलब स्ट्रक्चर्ड ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे, पर वो भी बड़े डरे हुए थे हिंदुस्तानी सिपाहियों से, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनके यहाँ खुद जो है मतलब कोई नहीं था कि उस फौज को जो है उसकी अगुवाई करे। तो ये लोग क्या करते थे कि शराब के नशे में रहते थे और फिर उठते ही नहीं थे। यहाँ पर इतनी ज्यादा बदहाली हो गई कि खाने के लिए कुछ नहीं था जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं। जब तक पंजाब की तरफ से एक नई फौज नहीं आ गई तब तक जो है ये लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे थे लड़ने की। और वहां जो बागी सिपाही हैं उन्होंने पूरी तरीके से जीत ही ली थी, दिल्ली को पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया था। बस ये जो जासूस हैं जिनमें रजब अली हैं, उन्होंने अपना काम जो है बड़ा बखूबी किया, जिनकी वजह से जो है बड़ी अफरा तफरी और कंफ्यूजन का माहौल जो है वो पैदा हो गया और हम दिल्ली जो है वो हार गए। मतलब वो शेर है बहादुर शाह जफर का, आए वाए इनकलाब जमाने के जोर से दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई। ये कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली के दूल्हा थे और जब वो चले गए तो दिल्ली जो है पूरी तरीके से वीरान हो गई। पॉपुलर ओपिनियन है कि मे बी बहादुर शाह जफर वाज द वीक लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो बुक में यही लिखा गया है। जस्ट वाज अ फूड ऑफ थॉट कि कौन सा ऐसा एम्परर या लीडर हो सकता था उस टाइम, अगर वो होते तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और। देखिए बहादुर शाह जफर को तो कभी बनना ही नहीं था बादशाह। वो तो अंग्रेजों ने उनको बड़ा देख कर बनाया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को जब उन्होंने देखा कि सिर्फ शायरी में डूबे रहते हैं, सूफी हैं, फकीर हैं, तो उनके अंदर वो बागी तेवर नहीं। बहादुर शाह जफर के एक भाई थे जिनका नाम था मिर्जा जहांगीर। अगर वो बादशाह बनते तो हो सकता है कि इस जंग का रुख कुछ और होता। और बहादुर शाह जफर भी होते, पर अगर एक शहजादा जो है उसका इंतकाल नहीं होता, मिर्जा फखरू जो है बड़े समझदार, ही वाज लाइक वेरी इंटेलिजेंट प्रिंस, वो अगर होते तो हो सकता है कि काफी कुछ स्ट्रक्चर्ड रहता। और ये था भी, काफी कुछ स्ट्रक्चर्ड था। ये कंफ्यूजन फैलाई गई थी। मतलब वही वाली बात कि आज भी हम लोग इस चीज पर लड़ते हैं कि वो म्यूटिनी थी या पहली जंगे आजादी थी। इसी चीज पर लड़ते रहते हैं हम लोग।
पर जब आप पूरी तरीके से इस पर रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि सच में वो एक पहली जंग आज़ादी थी। हाँ, बहादुर शाह जफर जो है वो काफ़ी कमज़ोर एक लीडर साबित हुए, पर फिर भी कुछ वक्त के लिए हम लोगों ने दिल्ली को उनके कब्जे से निकाल लिया। एनी अदर क्वेश्चन? या इसमें लाशें मतलब उनके स्केलेटन हो सकता है पड़ी, नो डाउट अबाउट इट। गवर्नमेंट साफ नहीं किया, ये कह नहीं सकते कि किया है या नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि इसमें है। और ये जगह सच में है, मतलब जो हॉन्टेड है, मतलब ये कहा जाता है कि मतलब सांझ ढले अगर आप आए तो इसमें तसव्वुर करें कि एक जख्मी घोड़ा जो है उसके ऊपर साहिब बैठे हुए हैं और वो निकल रहा है। अभी तो काफी और गई होगी ना, पहले तो ऊपर तक उड़ी करती है। हाँ, और इसमें जो है वो सर्दियों में बत्तखें जो है वो आया करती थी। अभी का पता नहीं आती है नहीं आती इसमें। मुझे लगता है बंदर टिकने नहीं देती। एक इवनिंग वॉक करते हैं ना कभी यहाँ पे। हाँ, इवनिंग वॉक पता चला कि कोई ज्यादा नहीं, लोग आ गए हमारे साथ। अच्छा, ये सिर्फ सिविल लाइंस की, मतलब ये अंग्रेजों के लिए या इस लड़ाई के लिए जगह मशहूर नहीं है। अगर आप तुगलक जमाने में जाएं, तुगलक जमाने की कई इमारत यहाँ मौजूद। जैसे अभी हम यहाँ से आ रहे थे अंदर तो देखा एक मस्जिद है वहाँ पे, वो तुगलक जमाने की, मतलब ये कहा जाता है, पर उसका जो आर्किटेक्चर है वो काफी मुगल जमाने का लगता है। उसमें जो आर्च है वो कस्ब आर्च है, वो शाहजहानी आर्च। हो सकता है कि उसको रेनोवेट किया गया हो मुगल जमाने में। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, पीर गायब, वो भी फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का है। और फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में सम्राट अशोका के दो जो स्तंभ हैं, मेरठ और अंबाला से वो दिल्ली लाए गए थे। तो एक तो जो है वो फिरोज शाह कोटला में जो है वो लगा हुआ है, एक अभी हम लोग जाएंगे जहां वो वहां लगा हुआ। एनी क्वेश्चन किसी तरह का, या कुछ कोई शेयर करना चाहे 1857 से रिलेटेड या एनीथिंग? एक बात मुझे याद है, हाँ, जो फूड डालने की स्ट्रेटजी थी उसके रूट्स में ये भी था कि हिंदी और उर्दू को फर्स्ट टाइम अलग लैंग्वेज जैसे यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस किया गया। तो वहाँ से भी लोगों का कंपटीशन शुरू हो गया था कि हम इसके टीचर हैं, हम उसके टीचर हैं, हमें बजट दिया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा। अदरवाइज हिंदी वॉज ग्लोबली इंक्लूसिव ऑफ उर्दू जी। तो ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि ये बड़ी सोची समझी। ये पता है 1857 से बहुत पहले की बात है। ये हुआ 1800 में शुरू हो गया था। ये 1800 थे एंड्रयू ग्रैरिसन जो जिन्होंने जो है ये सफर किया था एक लंबा, जब उन्होंने देखा था कि जो हिंदुस्तान है वो सच में हमारा जो मुल्क है वो बड़ा अजब देश है। आज भी अगर देख लें, बेशक उन्होंने कितनी भी उन्होंने फूट डालने की कोशिश की हो, पर हमारा देश आज भी काफ़ी मजबूत है कई मामलात में। तो ये जो अफसर हैं, जब उन्होंने फोर्ट विलियम पहुंचे थे तो इन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पता नहीं चलता कि कौन किस मजहब से है, कौन किस जात से है। लोग अलग अलग जबानें बोलते हैं और फिर भी एक साथ रह रहे हैं। उनके लिए बड़ी अचरज वाली बात थी ये। तब उन्होंने जो है ये, चाहे वो जबान रही हो, हिंदवी हो चाहे उर्दू हो, उसके अलावा वास्तुकला में कि ये हिंदुओं का है और ये मुसलमानों का है। जैसे आप देखते हैं ना किसी भी गुंबद में या मकबरे में कलश होता है या कमल का फूल होता है, वहां से इन्होंने ये कहना शुरू किया। और ये जो टर्म है, जैसे उन्होंने दिल्ली के इतिहास को अगर वो उन्होंने 3 हिस्सों में विभाजित किया है, तो वो कहते हैं कि एक हिंदू इरा है, एक है मुस्लिम इरा है और एक ब्रिटिश इरा है। वो कभी भी जो है वो क्रिश्चियन इरा नहीं बोलते इस चीज को। और ये जो है हाँ, मुस्लिम आर्किटेक्चर, ये वाला जो टर्म है, लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइक मुस्लिम आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर है वो उस जगह की सभ्यता से जो है उसका जुड़ाव होता है, वो वहां से जो है वो निकलता है। इट्स ऑलवेज अ इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर। पर उन्होंने कभी भी जो है मतलब हिंदू, मुस्लिम, देन ब्रिटिश। तो ये बड़ी सोची समझी साजिशें थी। और 1857 में अगर इतना बड़ा इनकलाब खड़ा हो गया है
तो ये एक सब्र था जो टूटा, मतलब इन्होंने मतलब बिल्कुल अतः मचा रखी थी, हर कोई इनसे जो है वो परेशान था। और ये एक मतलब कह लें कि बहुत पहले से चलती आ रही थी ये बेचैनी, जिसने एकदम से जो है ये इनकलाब का रूप जो है वो ले लिया था। अब ये जो ईरानी सिपाहियों वाली जो अफवाह है, गौर कीजिएगा कि अभी भी इसको अफवाह ही लिखा जाता है, किताबें जो छपती हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि वो सच में अफवाह है या नहीं है, क्योंकि किसी को क्या मिलेगा वो सिर्फ जामा मस्जिद की दीवारों पर पोस्टर लगाना और दिल्ली में अलग अलग जगह जो है वो लिखना। एक साहब थे, उन्होंने ये बात कबूल भी की थी कि हाँ 500 ईरानी सिपाही जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और भेष बदल कर घूम रहे हैं, और ईरान की कुमुक को मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए जो रूस की आर्मी है वो आ रही। तो हो सकता है कि ये सही हो, क्योंकि रूस जो है और जो ब्रिटिश है उनके बीच में हमेशा से जो है वो ईंट और घड़े का बैर रहा है ना। और ईरान जो है उसकी बदौलत मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान में स्थापित हुआ। अगर आप शुरुआत के मुगलों के बारे में पढ़ें, बादशाह बाबर ने जब हिंदुस्तान में फतह हासिल की पानीपत के मैदान में और खानवा में, तो उनके बेटे जब हुमायूं बादशाह बने तो 15 साल जो है वो भटकते रहे थे। और शाह इस्माइल के बेटे जो हैं, जो सफवी खानदान के सरदार थे, शाह तमास, उनसे जो है उन्होंने ईरानी फौज ली थी, और तब जाकर जो है उन्होंने सूरी खानदान को यहाँ से उखाड़ कर फेंका और फिर हिंदुस्तान में फिर से पुनः उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो जो दिल्ली वाले थे और जो बाकी के लोग थे, उनको ये लग रहा था कि इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा, कि ईरान फिर से जो है वो हिंदुस्तान की मदद करेगा और अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और ये वो जमाना था कि ना उसमें मुसलमानों को इस बात से ऐसी आपत्ति थी, ना हिंदुओं को आपत्ति थी, क्योंकि हर कोई जो है वो बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानते थे। एक चीज और अगर आप इस चीज में गौर करें कि ये लोग कितने फितना फसादी लोग थे और कितने ज्यादा चालाक और चंट लोग थे, कि इन्होंने जिस तरीके से अवध को अपने कब्जे में लिया है, और ये जो फूट डालो वाली जो नीति है, इन्होंने सिर्फ जबानों में या आर्किटेक्चर में ही इन्होंने नहीं शुरू किया था। अब हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो औरंगजेब के बाद जो है मुगल हुकूमत चरमराने लगी, और जो केंद्र की जो सत्ता है दिल्ली में वो कमजोर हो गई, पर रहे वो हमेशा बादशाही। और बेशक हैदराबाद अलग हो गया, मुर्शिदाबाद अलग हो गया, बंगाल की अलग हुकूमत हो गई, अवध के अलग नवाब हो गए, राजपुताना ने बेशक अपने आप को अलहदा कर लिया, पर किसी ने अपने आप को सम्राट या बादशाह घोषित नहीं किया था। जो दिल्ली का सिक्का है वो अब भी चलता था। इन्होंने क्या किया कि जो अवध के नवाब हैं गाजिउद्दीन हैदर, उनसे जो है इन्होंने कुछ पैसों की मदद ली। नेपाल में जंग हो रही थी, और जंग के बाद नेपाल के कुछ जमीनें जो हैं इन्होंने नवाब गाजिउद्दीन हैदर को दे दी, और इन्हें वापस वो पैसा तो नहीं दिया, उन्होंने जो है नवाब वाला जो लक़ब है वो हटाकर उन्हें बना दिया बादशाह, बादशाह गाजिउद्दीन हैदर। अब जो ये दिल्ली वाले हैं ये इस बात से बड़ा खफा हुए कि बादशाह तो एक ही है। इन्होंने क्या किया कि एक तीर से दो निशाने किए। इन्होंने अवध और जो दिल्ली है उसको लड़वा दिया, और जो दिल्ली के बादशाह की जो मतलब जो रुतबा था उसको दूसरा बादशाह बनाकर जो है उसको खत्म कर दिया। बाद में जब बेगम हजरत महल ने जब वहां परचम बुलंद किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने अपने बेटे को, क्या नाम था उनका,
वाजिद अली शाह का एक बेटा था, जिनके वंशज आज भी कलकत्ता में रह रहे हैं। हाँ, तो बिरजिस कद्र, उसको जो है बेगम हजरत महल ने बादशाह नहीं बनाया, उन्होंने जो है नवाब ही बनाया। कि ये जो बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, उनकी तरफ से ये सिर्फ अवध के गवर्नर हैं। और उन्होंने वहां से नजराना भेजा बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर ने वो नजराना कबूल भी किया। मैं ये कह रहा हूं ना कि मतलब पता नहीं एकदम से ऐसा क्या हो गया कि सब खत्म हो गया, वरना ये सूबे जो हैं वो आ गए थे। इन्होंने वापस से जो है, जो दिल्ली की मातहती थी, उसको कबूल कर लिया था। और दिल्ली के आसपास की जो रियासतें हैं, जैसे दुजाना हो गया, रोहतक, फर्रुखाबाद हो गया, या फिर जो है लोहारू हो गया, या फिर बल्लभगढ़ हो गया। बल्लभगढ़ के राजा थे ना, नाहर सिंह। हाँ, ये सब लोग जो है, पटौदी हो गया, पटौदी को छोड़ दिया जाए तो ये जो 6 एजेंसीज थी जहां से टैक्स आता था दिल्ली को, ये सब जो राजा और नवाब हैं वो सब आ गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। मतलब झज्जर के नवाब थे, उनको तो हम, अगर आप मिर्जा गालिब की जो डायरी है इसको जरूर पढ़िएगा अगर आपको मौका मिले, तो वो एक एक दिन का हाल लिखते हैं जो उन्हें सुनने में आ रहा है। पटौदी रहा हमेशा, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। बाकी ये जो एजेंसियां रहीं, इन सब ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। अब ये लोग बेवकूफ नहीं थे, अगर इस चीज को सोचा जाए कि सिर्फ कुछ चंद बागी सिपाही जो मेरठ से आए, ये एक सोची समझी एक साजिश कह लें आप, कि जो रोटियों वाला एक सिलसिला नहीं था, रोटियां एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाना, कि इस चीज के बारे में भी लिखा है कि दिल्ली में रोटियां चल रही, बस रोटी ली जाती थी और उसको जो है दूसरे गांव में भेज दिया जाता था। ये ना जाने कौन सा सिग्नल था। और सच माने इस चीज को हम लोग कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये 1857 जो है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरू नहीं हुआ। एक बहुत पुराना सीरियल है, बहुत पुराना सीरियल है, जिसमें अशोक कुमार साहब है। अशोक कुमार साहब ने बहादुर शाह जफर का किरदार प्ले किया। कभी आप लोगों ने देखा ये सीरियल? उस सीरियल में ये दिखाया गया है कि बहादुर शाह जफर जो हैं, वो अपने आप को दिल्ली से अपहरण करवा लेते हैं अपना, जान के कि वो हजरत निजामुद्दीन दरगाह जा रहे हैं, पर बीच रास्ते में जो है उनका कोई अपहरण कर लेता है। और वो जो है नाना साहब से मिलते हैं, झांसी की रानी से मिलते हैं, बाकी जो नवाबीन हैं उनसे मिलते हैं, और उनके साथ जो वो जो इनकलाब है उसकी जो रोशनी है उसको बुलंद कर रहे हैं। ये मैंने सीरियल में देखा था। तो ये 1857 के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि इतना बड़ा जो इनकलाब जो उठकर आया, जो सारे लोग एक साथ लड़ने के लिए आ गए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि कुछ चंद सिपाही मेरठ की छावनी से निकले और उन्होंने कहा चलो लड़ रहे हैं, तो हाँ चलो लड़ते हैं। मतलब दिल्ली से एक नारा बुलंद हुआ कि मारो फिरंगी को। अवध पहुंचते पहुंचते ये नारा जो है हो गया, हाँ हाँ मारो फिरंगी को। आइए आगे चलते। चले यहीं से निकलना। आइए